दिव्यांश एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरके तिवारी आज आपको संविधान जीएस की क्लास में राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में चर्चा करते हैं। आइए हम लोग देखें कि राष्ट्रपति के क्या कार्य और शक्ति होते हैं। जैसा कि मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के संदर्भ में यह चर्चा किया था कि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये चर्चा मैंने यहीं से शुरू किया था और यह संवैधानिक भारत का प्रधान होता है, लेकिन भारत का वास्तविक प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री व संघ मंत्री परिषद होती है। ये मैं शुरुआत की चीजों को थोड़ा सा फोकस करके आगे बढ़ना चाहता हूं। इसी संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति के संदर्भ में किस प्रकार से निर्वाचन प्रणाली चलेगी, राष्ट्रपति के क्या कार्य होंगे, यानी राष्ट्रपति का कार्य अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष का जो हमने जिक्र किया है पिछले वीडियो में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, समय से पहले राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा और वह वर्तमान परिदृश्य में कितने वेतनमान पाएगा, यहां तक की चीजें हमने पिछले वीडियो में किया है। आज आपको मुख्य फोकस देना है, अपने एग्जाम को ध्यान में रख करके देना है कि राष्ट्रपति के इन समस्त योग्यता और कृत्यों के होने के बावजूद उसके क्या कार्य बनाए गए हैं, उसकी अपनी शक्ति क्या है। तो आप जाने कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति को जानने के लिए हमने इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक भाग होता है राष्ट्रपति का सामान्यकालीन शक्ति के रूप में, जिसे सामान्य शक्ति कहते हैं, और दूसरा भाग हमने बनाया है कि राष्ट्रपति की एक दूसरी शक्ति होती है जिसे आपातकालीन शक्ति कहते हैं। तो राष्ट्रपति अपनी सामान्यकालीन शक्ति के अंतर्गत जिन जिन शक्तियों का प्रयोग करता है, इसमें कार्यपालिका शक्ति की चर्चा होती है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है, विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, वित्तीय शक्ति का प्रयोग करता है, सैनिक शक्ति का प्रयोग करता है, न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है और राजनयिक शक्ति का प्रयोग करता है। तो सामान्य से दृष्टिकोण में हमने पहले समझ लिया, एक उसका फॉर्मेट हमने बना लिया कि हमें अगले कौन कौन सी बातों पर अध्ययन करना है। तो आपने एक लाइन में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति को यहाँ पर सामान्य दृष्टिकोण में एक खाके में आपने देख लिया। इसी प्रकार से हम आपातकालीन को भी समझ लें। आपातकालीन राष्ट्रपति की जो शक्ति है, इसे संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति अपने 352 की जो शक्ति होती है, अनुच्छेद 352 की जो शक्ति होती है, यह राष्ट्रीय आपात के स्वरूप में करता है। अनुच्छेद 356 की शक्ति जो होती है, यह राष्ट्रपति शासन के स्वरूप में करता है। अनुच्छेद 360 की जो शक्ति होती है, यह वित्तीय आपात के रूप में करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा पूरा परिदृश्य कहां से कहां तक चलेगा। इस वीडियो में हम लोग कहां से कहां तक राष्ट्रपति की बातों का अध्ययन करेंगे, ये हमारे लिए एग्जाम का एक टारगेट हो चुका है और इससे संबंधित हमको बातों को समझना है। ध्यान रखिएगा, वीडियो इस तरीके से रोचकता तो नहीं आ सकती है, लेकिन यह एग्जाम के लिए एक एक बिंदु महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को क्रमशः आप पूरे तरीके से देखिएगा। निश्चित है कि कोई भी एग्जाम जीएस से रिलेटेड जो होगा, दावे के साथ कहता हूं कि इससे आपको अधिक से अधिक अंक, अधिक से अधिक सुविधाएं आपके इस परीक्षा व्यू के लिए
प्राप्त होंगी। सारी बातों को छोड़ करके अपने मेन थीम पर हम पहुंचते हैं। मेन थीम हमारी क्या है? कार्यपालिका शक्ति। देखिए, यह राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सामान्य दृष्टिकोण में हम देखते हैं। कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में कहा जाता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर संघ मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। जो संघ मंत्री परिषद होती है उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। इस तरीके से जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो इसी नियुक्ति के रिलेशन में अगर हम और भी अपना ध्यान बटाएं तो राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, नियंत्रक महापरीक्षक एवं महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, स्वतः कुलाधिपति बना रहता है। तो ये आपने देखा होगा राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ का एक फॉर्मेट हमने बताया। यही हम थोड़े से एग्जाम के व्यू के रूप में तुलना कर लिया जाए। तुलना ये कहता है कि सिंपल सा, मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा कि प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति है डैश, मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो आपने यहां क्या अपना निष्कर्ष निकाल लिया होगा? आपने निकाला होगा कि प्रधानमंत्री मनोनीत नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होता है, क्या होता है? नियुक्त होता है। तो एक फॉर्मेट आपने निकाल लिया। यहां पर आपने देखा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक और महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। प्रश्न बहुत अच्छे से बनता है कि अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है और चार विकल्प के रूप में आ जाए। ध्यान रखिएगा विकल्पों पे, चूंकि मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल करके समझाना चाहता हूं। कम समय में ज्यादा बातों को हम समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए हम ऐसे ही आपको सुनते हैं। आप सेंटेंस में पूरा ध्यान रखिए। हमने क्या कहा? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? प्रश्न हमने रखा महान न्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। तो तुलनात्मक शर्तों में हमने यहां तक सीख लिया। अब इसी के संदर्भ में जब कुलपतियों की नियुक्ति तक की पूरी चर्चा आती है तो अब भारतीय संविधान में कुछ आयोग हैं। आयोग कौन से हैं? जैसे अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग। ये जो आयोग हैं इनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत करता है। तो जितने भी नियुक्ति पावर आपने देखा वह राष्ट्रपति कहां करता है? कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत करता है। तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा, सामान्य सी भाषा में सब कुछ आप तक व्यक्त कर दिया। दूसरी शक्ति देखिए, ये शक्ति है विधायिका शक्ति। विधायिका शक्ति क्या होती है? यह राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति होती है जहां पर विधि निर्माण का कार्य किया जाता है। यानी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, संसद, लोकसभा, राज्यसभा वह राष्ट्रपति से मिलकर के चलती है, राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो ये विधायिका संबंधी जो शक्ति होती है इसमें राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है। अर्थात वह संसद के सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है,
वह लोकसभा को भंग कर सकता है। वह सदन में अपने संदेश भेजता है, वह संयुक्त बैठक बुलाता है। तो जो संयुक्त बैठक बुलाता है, उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक में अभिभाषण देने का कार्य करता है। यह राष्ट्रपति की विधायिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति की इसी शक्ति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है जिसको हम अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यादेश की शक्ति कहते हैं। यह शक्ति विश्व में सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हुई है। क्या होती है? राष्ट्रीय अध्यादेश या अनुच्छेद 123। राष्ट्रीय अध्यादेश या अनुच्छेद 123, जो अनुच्छेद 123 राष्ट्रीय अध्यादेश है, यह कहता है कि यदि संसद का एक सदन या संसद के दोनों सदन अनुपस्थित हों और विधि बनाना अतिशय महत्वपूर्ण हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करके विधि निर्माण का कार्य करता है। राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया यह विधि निर्माण इतना महत्वपूर्ण होता है जितना कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा बनाया गया विधि निर्माण। अर्थात आपने देख लिया होगा कि विधायिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत संसद के सत्र को बुलाना, सत्र का सत्रावसान कराना, लोकसभा को भंग करना, संयुक्त बैठक को बुलाना, उसमें अभिभाषण करना, ये इसकी किस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय की आती है? ये आपको विधायिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत आती है। हमने देखिए पहले से ही ठीक है, मैं पूरी चीजें आपकी सुविधा के अनुसार, अगर एक एक चीज हम लिख लिख करके करते हैं तो इसमें समय और डाटा भी कटता है। हम जानते हैं कि इसमें लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो बहुत सारी चीजों को, बहुत बड़ी चीजों को संक्षिप्त चीजों में हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आगे की बातों पर किया जाए। तो दो बातें आपको समझ में आ गई, अगली बातों को हम फोकस करें। अगली बात आती है वित्तीय शक्ति। क्या है भाई वित्तीय शक्ति? कहते हैं वित्तीय शक्ति जैसा वित्त से संबंधित है, राजस्व से संबंधित है, तो राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति जिसमें कोई भी विधेयक के कई स्वरूप होते हैं, जैसे वित्त विधेयक की बात करते हैं, धन विधेयक की बात करते हैं, विनियोग विधेयक की बात करते हैं, अनुदान विधेयक की बात करते हैं। कोई भी विधेयक सदन में आने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है और सदन से होकर के गुजरने के बाद राष्ट्रपति की अंतिम अनुमति के बाद ही वह विधि का रूप धारण करता है। यह राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आती है। बात राजस्व धन से संबंधित आती है, तो जैसा आप जानते हैं कि धन विधेयक अनुच्छेद 111 में वर्णित किया गया है। धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा अपना परामर्श लोकसभा को दे, लेकिन लोकसभा उस परामर्श को माने या न माने यह उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा धन विधेयक पर कोई भी परामर्श नहीं देता है तो वह विधेयक मान्य कर दिया जाता है। तो आपने धन विधेयक के संदर्भ की विशेष चर्चाएं वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आपने देखा। इसी में आकस्मिक निधि से जो धन निकाले जाते हैं उनके निकालने की भी अनुमति राष्ट्रपति महोदय प्रदान करते हैं। तो बहुत अच्छी शक्ति आपने देखा कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत इन गतिविधियों की चर्चा हुई। तो हमने सामान्य स्थिति में हमने आपको यहाँ 3 बिंदुओं की चर्चा किया।
आइए इसी सिलसिले में हम अपने अगले बिंदु की चर्चा पर देखें। अगला बिंदु है सैनिक शक्ति। बहुत अच्छी बात है, सैनिक शक्ति, सेनाओं को मजबूत करना, यानी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये सर्वोच्च कमांडर शब्द का जो पद है वह अमेरिका के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में रखा गया है। तो अब देखा आपने, क्या देखा, कितनी सेनाएं होती हैं? 3 सेनाएं। जान तो गए होंगे कौन कौन सी होंगी, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तीनों सेनाओं को क्या कहा हमने? सर्वोच्च कमांडर होता है। और तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें बर्खास्त भी कर सकता है। इतना पावर राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति के अंतर्गत होता है। कोई भी युद्ध व संधि राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। ये राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति होती है। अगला बिंदु होता है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के संदर्भ में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय से यदि मृत्युदंड की सजा प्राप्त हो गई हो या अन्य प्रकार की सजा प्राप्त हो गई हो तो राष्ट्रपति अपने अनुच्छेद 72 के अंतर्गत वह मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, उसके स्वरूप को परिवर्तित कर सकता है। यह उसकी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति अपने न्यायिक शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक परामर्श मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र में क्या न्यायिक परामर्श दिया, इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। इस प्रकार से न्यायिक परामर्श मांगने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति किस शक्ति के अंतर्गत प्राप्त कर रहा है? न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। तो आपने हमारे 5 बिंदुओं को अच्छे से समझा। आगे और लास्ट बिंदु पर सामान्यकालीन शक्ति का है राजनयिक शक्ति। क्या होती है भाई ये शक्ति? देखिए, राजनयिक शक्ति का जो अर्थ होता है वह ये होता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की रक्षा सुरक्षा का कार्य करता है। अर्थात वह भारत से विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है और विदेशों से आए राजदूतों को आने का प्रमाण पत्र प्रदान करता है। यह राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति के अंतर्गत हमने देखा? ये आपको राजनयिक शक्ति के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हम लोगों के सामान्यकालीन के 5 तरीकों का हम लोगों ने किया कि कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैनिक शक्ति, न्यायिक शक्ति और राजनयिक शक्ति का हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अपनी नेक्स्ट शक्ति आपातकालीन शक्ति की चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आपातकालीन शक्ति संविधान के भाग 18 में किया गया है, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 में कहता है कि यदि भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी राज्य में बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की घटनाएं हो गई हो या होने वाली हो, ऐसा राष्ट्रपति को यदि पता चल जाता है, राष्ट्रपति पूर्ण समाधान में आ जाता है, तब वह उस क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देता है। यह राष्ट्रीय आपात की घोषणा 2/3 सदस्यों के जो सदन होते हैं, सदन 2/3 सदस्यों के सदनों द्वारा 1 माह में पूर्ण तरीके से उद्घोषित हो जाना चाहिए।
इस तरीके से राष्ट्रीय आपात अगर लागू हो गया तो कितने दिन के लिए लागू होगा, इसकी कुछ न्यूनतम अवधि होगी। तो इसकी न्यूनतम अवधि 6 माह की होती है। तो राष्ट्रीय आपात की न्यूनतम अवधि कितनी हो गई है, 6 माह। अगर 6 माह में स्थिति सामान्य हो जाती है तब तो राष्ट्रीय आपात हटा दिया जाएगा। अगर 6 माह में यह स्थिति सामान्य नहीं होती है तो इसे पुनः आगे बढ़ा दिया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा, कब तक के लिए बढ़ाया जाएगा, संविधान में इसका कोई भी निश्चित अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है। यानी 1 साल के लिए बढ़ा सकता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जैसे भी समय सीमा बढ़ती रहेगी, जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक यह राष्ट्रीय आपात बढ़ाया जा सकता है। तो 2 बिंदुओं को ध्यान रखना है। यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की न्यूनतम अवधि कितनी होती है, 6 माह। राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि कितनी होती है, इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं बनाया गया है। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। कब कब की गई है, सबसे पहले की गई थी सन 1962 ईस्वी में, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय की स्थिति थी, यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। दूसरी बात थी 1971 में, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, तब ये यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की गई थी। और 1975 की स्थिति आई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी भारत की। उस समय भारत में आंतरिक अशांति हुई थी, इस कारण से भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। तो आपने समझ लिया होगा कि राष्ट्रीय आपात भारत में कितनी बार अभी तक लागू किया गया है, 3 बार। कौन कौन सी डेट है याद करिएगा, 1962 किसके किसके बीच, चाइना पाकिस्तान। 1971 किसके किसके बीच, पाकिस्तान भारत। 1975 क्या हुआ था, आंतरिक अशांति हुआ था। ये हमारा एक बिंदु राष्ट्रीय आपात का क्लियर होता है। अब बात आगे बढ़ती है कि राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति क्या होती है, राष्ट्रीय आपात की दूसरी शक्ति क्या होती है। तो दूसरी शक्ति जो होती है वह होती है संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन। देखिए क्या होता है संवैधानिक तंत्र की विफलता, कहते हैं कि भारत राज्य में यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, यानी राज्य में अराजकता चल रही हो, राज्य में पूर्ण तरीके से संविधान के विपरीत शासन चल रहा हो, इसकी सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को दे या राष्ट्रपति को स्वतः पता चल जाए, स्वतः प्रूफ हो जाए कि वहां का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है। तो राष्ट्रपति तभी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करेगा जब राज्यपाल परामर्श दे या स्वतः का विवेक उसका कायम कर दे, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। जब यह राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो इसे उस राज्य में न्यूनतम यानी सबसे कम समय के लिए 6 माह के लिए लाया जाएगा। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 माह के लिए होता है, लेकिन यदि 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन आयोग निर्वाचन करके नई सरकार का गठन नहीं कर लेती है तो इस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन कितना बढ़ाया जाता है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो होती है वह 3 वर्ष के लिए होती है। तो आपने 2 चीजें समझ गया होगा, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि 6 माह और अधिकतम अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष के लिए होती है। भारत में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लाया गया था वह
1951 ईस्वी में लाया गया था और जिस राज्य में लाया गया था वह राज्य पंजाब राज्य था। पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को सबसे पहले लाया गया था और यही पंजाब राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक समय तक के लिए लागू किया गया था। तो राष्ट्रपति शासन भारत में पहली बार पंजाब राज्य में आया। राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक समय तक के लिए पंजाब राज्य में लागू हुआ, लेकिन राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार जो लागू हुआ वह करंट स्थितियों पर सामान्य तरीके से देखा जाए तो समय के अनुसार यह बदलता रहता है। इस तरीके से ये हमारा हो जाता है राष्ट्रपति शासन की पूरी बातें। अब बात आती है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या होता है? देखिए भाई, वित्तीय आपात से समझने के लिए दो बिंदुओं पर आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। वित्तीय आपात का उल्लेख संविधान अनुच्छेद 360 के अंतर्गत करता है। एक बिंदु पर ध्यान रखना है। दूसरे बिंदु पर ध्यान रखना है कि वित्तीय आपात की स्थिति तब लागू होगी जब भारत राज्य क्षेत्र में वित्तीय राजस्व संकट में होगा, तब वित्तीय आपात की स्थिति लागू होगी। लेकिन शुक्र इस बात का है कि भारत में वित्तीय आपात अभी तक कभी भी नहीं लागू किया गया था। तो दूसरे पॉइंट पर मजबूती देना है कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लागू हुआ है? एक बार, दो बार, तीन बार, कभी नहीं तो कभी नहीं लागू किया गया था। ये हमारे वित्तीय आपात तक की पूरी बात होती है। तो ये हमने आपको आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रपति की वित्तीय आपात की बात कही। ये तो हमारे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों से संबंधित बातें होती हैं। कभी कभी यहाँ पर कुछ सामान्य ज्ञान जैसे प्रश्न आते हैं, हम आपको थोड़ा सा फोकस कर देते हैं, आप उसको आगे अपने तरीके से देखते भी रहिएगा। जैसे सामान्य दृष्टिकोण में प्रश्न तो यही बनता है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी गहराइयों में भी जाना शुरू होते थे, किस राज्य के निवासी थे। तो अब इतनी चीजों को आपको गहरे से पढ़ना होगा। लेकिन कहा जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति किसे कहा जाता था? भारत के सिख राष्ट्रपति के नाम से कौन जाने जाते हैं? या और भी चीजों पर हम सामान्य दृष्टिकोण की बात करते हैं। कभी कभी तो कहा जाता है कि उन राष्ट्रपतियों का नाम बताइए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई हो। तो ये तमाम प्रश्न हमारे सामान्य ज्ञान के रूप में होते हैं, इन्हें भी हमें समय समय पर देखते रहना चाहिए। हमें आशा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। आप नहीं समझेंगे, आप पूरे वीडियो को एक बार, दो बार अवश्य घुमा घुमा करके आप पढ़िएगा। विश्वास है कि आप इसे अच्छे से करेंगे। आज मैं यहीं पर अपनी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद।